खैर इस बीच मार्केट में स्ट्रगल आज बहुत है। 18,000 गया तो आज 17,800 बचाने का स्ट्रगल वापस से शुरू हो गया। मिस्टर राजेश पालवे भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और एक बार उनसे व्यू पॉइंट लेते हैं। एक बार वो पहले भी बता रहे थे कि बाजार जब तक अब 18,200-400 की रेंज पे आएगा नहीं ना तो ये चलेगा नहीं, ये प्रेशर बना के रखेगा। राजेश जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार आप जरा देख के बताएंगे कि अभी और कितनी गिरावट पेंडिंग है, फिर अलग तरीके से और सवाल भी है मेरे पास। पहले सिर्फ यही तो चेक करके बताओ, सबसे बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन यही है, गिरावट कितनी और है? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए मार्केट में गिरावट कितनी है ये तो अब लेवल टूटने के बाद नेक्स्ट लेवल जो बनता है वो 17,800 है, इसके तो ऑलमोस्ट हम आसपास ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब हम एक्सपायरी वीक में बढ़ेंगे। कोविड का फियर तो एक अपनी जगह है, लेकिन उसके चलते हमने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए हैं दोनों इंडाइसेस पे, वो काफी चिंता का विषय है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से अब यहाँ पे पुट राइटर्स का बेस काफी लोअर शिफ्ट होते हुए दिख रहा है और कॉन्फिडेंस नहीं है पुट राइटर्स में, अनवाइंडिंग ज्यादा देखने को मिली है। तो अब हमें लगता है नेक्स्ट लेवल इमीडिएट लेवल 17,800 है। और जिस तरीके की सेलिंग यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि वो लेवल भी शायद होल्ड नहीं होगा और फर्दर ये एक्सपायरी के पहले हमें लगता है कि 17,700 17,650 तक भी ये मार्केट में गिरावट कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जैसा कि हमने पिछले कन्वर्सेशन में बताया था कि 18,250 18,300 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं क्रॉस होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं है बायर्स का और मार्केट में सप्लाई रहेगा। तो अब ये लेवल और नीचे खिसक चुके हैं। अब हमें लगता है कि 18,100 ही एक ऐसा लेवल अब हो गया है कि 18,100 के ऊपर अब मार्केट जब तक नहीं आएगा, कोई भी छोटी मोटी पुलबैक भी आएगी तो वहां सप्लाई बनता रहेगा। और बैंक निफ्टी में 42,000 का लेवल भी हमने आज के सेशन में तोड़ दिया है। तो अब नेक्स्ट बड़ा लेवल जो बनता है वो 41,500 है। और अगर वो उसके आसपास भी मार्केट में हमें नहीं लगता कि गिरावट थमेगी, क्योंकि जिस तरीके से बैंकिंग में पीएसयू प्राइवेट दोनों ही सेगमेंट में एक एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही, तो हमें लगता है कि ये लेवल भी टूटते हुए दिखेंगे। 41,200 तक भी बैंक निफ्टी खिसक सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए अब हमारे लिए जो रिवर्सल पॉइंट है हायर साइड पे वो है करीब 42,300 का। जब तक उसके ऊपर नहीं आएगा जब तक बैंक निफ्टी में भी छोटी मोटी उछाल पे बेचना ही है। 41,200 हमें लगता है एक्सट्रीम केस में एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट फिसल सकता है। और निफ्टी में हम जब तक 18,100 150 के ऊपर नहीं आएंगे तो जो भी छोटी मोटी उछाल आएगी वहां शॉर्ट करना है। और एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि 17,750 17,650 तक भी मार्केट फिसलते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो यानी आपको कॉन्फिडेंस धारा 100 के ऊपर ही आएगा तब तक बाजार में गिरावट का दौर बनेगा। मेहुल कोठारी भी हमारे साथ है। मेहुल, जो राजेश बता रहे हैं उसके हिसाब से तो नीचे के लेवल दिख रहे हैं, लेकिन बड़ी बात अब यह है कि इस फॉलिंग नाइफ को कहां पर चेस करने की कोशिश की जाए या फिर अभी सिर्फ थोड़ी देर रुक जाया जाए। एक्सपायरी में अभी और 4-5 दिन बाकी है इस मंथ के एक्सपायरी के लिए, तब तक क्या हर राइस पर आप सेल करेंगे या फिर आपको कॉन्ट्राव्यू लगता है और आपको लगता है नहीं पुल बैक के मौके आएंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं एक ब्रॉडर पिक्चर बताऊंगा। देखिए, पिछले एक आध महीने से हमारा कॉन्स्टेंटली व्यू यही था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और जैसे कि आपने कहा कि ये फॉलिंग नाइफ कहां पर रुकेगी, कल तक अगर देखें मैम तो कल तक एवरी बायर वाज रेडी टू बाय। जितने भी लॉन्ग या बुल्स थे उन्हें लग रहा था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज एक पहला ऐसा सेशन है जहां पर हमें लिटरली स्टॉक्स में पैनिक दिखा है। तो दिस इज द फर्स्ट सेशन जहां पर एक्चुअली सेलिंग दिख रही है, बहुत ही एग्रेसिव। और मुझे लगता है ये और बढ़ सकती है आने वाले 2-3 दिन में, बिकॉज आज भी देयर आर पीपल जो अभी तक पोजीशन पकड़े हुए हैं, जिन्होंने होप्स लूज नहीं की है। एक बार ये सारे जो ट्रेडर्स इनकी होप एक बार लूज होगी, मार्केट में और एक बड़ा पैनिक आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है 17,600 के नीचे भी जा सकता है, उसके बाद ही कुछ बॉटम फॉर्मेशन बन सकता है। बिकॉज मैं स्ट्रक्चर वाइज देखूं तो अक्टूबर 2021 में जिस हिसाब से टॉप बना था 18,600 पे, एग्जैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन इस बार भी बना है। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आया आज, अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, सेम चीज वहां पर अक्टूबर में भी हुई थी। तो मुझे लग रहा है तकरीबन 61.8% रिट्रेसमेंट जो इस रैली का था 16,800 से लेकर 18,900 का, वो है 17,600 के आसपास, वहां तक तो आएगा। इनफैक्ट और वो एक्सटेंड करके 17,400 या 17,000 के आसपास भी मार्केट जा सकता है। तो फिलहाल के लिए तो कंप्लीटली अवॉइड है बॉटम फिशिंग और राइस पर सेल ही करना है। मेरे हिसाब से जब तक 18,500 नहीं निकल जाता तब तक हम बड़े तेजी की, जो लोग 21,000 20,000 या 19,000 की बातें कर रहे थे, वो अभी के लिए बहुत दूर हो जाएगी। जब तक 18,500 नहीं निकलेगा तब तक बड़े तेजी की हम बात नहीं कर पाएंगे।
बॉटम फिशिंग को कंप्लीटली अवॉइड करना है और हर राइज पर सेल की ही रणनीति इस वक्त आती हुई है। 17,800 के बिल्कुल करीब इस वक्त हम ट्रेड कर रहे हैं और 17,818 के ही लो यानी कि एट द डे लो हम ट्रेड कर रहे हैं। 17,800 के नीचे अगर ये जाता है तो 17,700 17,750 तक के लेवल्स भी खुल जाएंगे। राजेश जी, ऐसे में फिर रणनीति क्या बनाई जाए? स्ट्रैटेजी क्या शॉर्ट साइड होगी? कोई शॉर्ट स्ट्रैटेजी स्टॉक स्पेसिफिक जो कि आपके रेडार पर इस वक्त आ रही है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मार्केट की हीट मैप में भी 2 या 3 स्टॉक्स को छोड़कर बिकवाली हर तरफ हावी है। बिल्कुल मानसी जी, तो हमें लगता है कि शॉर्ट साइड के ही साइड में अभी ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए और आज जो ट्रेडिंग आइडियाज है वो शॉर्ट साइड में ही है। पहला स्टॉक जो है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से है, वहाँ पे हीरो मोटर पे शॉर्ट करने की सलाह है। स्टॉक में अगर हम डेली सेटअप देखेंगे तो स्टॉक में एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। वहाँ से अगर हम स्टॉक का आज प्राइस बिहेवियर देखें तो स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से शॉर्ट बिल्टअप आज बना है, हमें लगता है हीरो मोटर फर्दर यहाँ से प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 2590 तक के डाउनसाइड के टारगेट हमें लगता है हीरो मोटर फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 2690 का। जो दूसरा स्टॉक शॉर्ट करने की सलाह है वो पीएसयू बैंक से है और पीएसयू बैंक में हमें लगता है कैनरा बैंक को देखना चाहिए। कैनरा बैंक में जिस तरीके की वीकनेस बनी है, आज स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज फिसलते हुए देखने को मिला है और अपना एक मल्टीपल सपोर्ट जोन जो देखने को मिले थे अराउंड 310 के, उसके नीचे आज कंफर्मेशन मिला है ब्रेकडाउन का। और पूरे बैंकिंग स्पेस में एक सप्लाई पे या प्रॉफिट बुकिंग जिसे हम बोल रहे हैं वो होते हुए दिख रही। तो हमें लगता है कैनरा बैंक के स्ट्रक्चर अब नियर टर्म वीक होते हुए दिख रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे डाउन साइड अप टू 280 तक ये फिसलते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 301 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो शॉर्ट करना है वो है बर्जर पेंट का। ये स्टॉक में भी देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक में सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिखे थे। पिछले दिनों में जो पुल बैक बने थे ऑलमोस्ट स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से वहां से एक टॉप बना के वापस रिवर्सल दिया है और स्टॉक अपने पुराने स्विंग लो जो इसमें अक्टूबर में देखने को मिले थे उसके आसपास ऑलमोस्ट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके की एक सस्टेन्ड यहाँ पे गिरावट बनी हुई है, हमें लगता है बर्जर पेंट यहाँ पे अपने पुराने स्विंग लो को तोड़ता हुआ दिख सकता है और यहाँ पे फर्दर डाउनफॉल एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 550 तक। तो बर्जर पेंट फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है 585 के स्टॉप लॉस से। ओके ठीक है, ज़्यादातर आपको शॉर्ट्स के ट्रेड अब देखने को मिल रहे होंगे और ये मार्केट का ट्रेंड है। जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है। अभी बाजार अगर बियर ग्रिप में आ चुका है तो फिर आपको शॉर्ट्स के सौदे मिलेंगे। बाजार जब तक बुल्स ग्रिप में था तब तक आपको लॉन्ग के सौदे मिलते थे और टिपिकली हम ठप्पे भी लगाते थे कि बाइंग ऑन डिप्स आप करते जाइए। मेहुल, यही एक क्वेश्चन है, बाइंग ऑन डिप्स पे क्वेश्चन उठता है। जब आप खुद कह रहे हैं ना कि 1 महीने पहले तो सभी बाहर ही थे मार्केट में, तो अगर आपसे भी कोई पूछता होगा तो आप उनको ये जवाब जरूर देते होंगे, हाँ जब बाजार थोड़ा नीचे आए ना तब आप इस शेयर को प्लस कर लेना, या इस शेयर के अंदर जब गिरावट है तब आप प्लस कर लेना। 100% आप यही जवाब देते होंगे। तो 1-2 शेयर ऐसा है जो अब नीचे आ गया है और प्लस करने का समय भी आ गया। देखिए, अगर इस बार की बात है डिम्पी जी, तो कैसा है कि क्लियरली जो डेटा था वो दर्शा रहा था कि बाय ऑन डिप्स भी नहीं करना। बिकॉज मैं आपको एक डेटा बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, हर जगह पर मैंने शेयर किया है, सारे सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है। अब देखिए एफआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की इंडेक्स फ्यूचर में लोग बात करते हैं आजकल, ठीक है, 6 महीने पिछले 6-7 महीने में या 1 साल में काफी कॉमन हो गया, हर कोई इसको ट्रैक कर रहा है। ये डेटा 23 नवंबर के बाद 75% के ऊपर चला गया था। दिस हैपेंड थ्राइस, ये तीसरी बार हुआ है इस साल में। पहली बार पता है कब हुआ था? जैन 2022 में, जहां पर 18,300 के पास इंडेक्स आया था। फिर ये हुआ था अप्रैल 2022 में, जहां पर 18,300 के पास या 100 के पास से टॉप बना था, और ये इस बार 18,800 या 900 के पास बना था। तो यहाँ पर क्लियर कट यही व्यू था कि मार्केट में टॉप, इनफैक्ट टेम्पररी टॉप बनने की बहुत ही ज्यादा उम्मीद है हमें। तो क्लियरली बाय तो करना ही नहीं कोई भी डिप्स को। तो ये तो एक हो गया हमारा व्यू जिस हिसाब से पिछले 1 महीने से था। अभी भी देखिए कैसा होता है कि कभी कभी कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपने रिस्क रिवॉर्ड पे या लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर आ जाते हैं। तब हम कहते हैं लोगों को कि हाँ भाई, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो आप डिप्स पर बाय कीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक अच्छा है, या इंडियन मार्केट्स ओवरऑल इनहेरेंट नेचर इनका यही है डिम्पी जी कि इनको बाय ऑन डिप्स ही करना है। हम जाने वाले ऊपर ही है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, सबको पता है। 21,000 का टारगेट आएगा, हो सकता है 1 साल में या 2023 में ना आए, लेकिन 24 में जरूर आएगा। तो ओवरऑल मार्केट का अपने नेचर यही है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहता है। बट कभी कभी कब गिरेगा मार्केट, वो टाइमिंग करना बहुत जरूरी होता है।
लॉन्ग टर्म नजरिए से तो खैर बाजार को इस आकलन से देखने में मुश्किल नहीं भी होती, क्योंकि जो लंबी सोच के लंबी अवधि का नजर रखेंगे उनके लिए शायद मैटर नहीं होगा, लेकिन डे टू डे ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म पोजीशन पे, जो लेवरेज पे है, मार्जिन पे है, उनके लिए शायद इस वक्त बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि एक्चुअली सैंटा रैली तो इस बार बियर्स के लिए ज्यादा दिख रही है और लगातार बनी हुई है पिछले 4 दिन से। इस वक्त नरेश मिरानी भी है हमारे साथ, हमारी मदद करेंगे लेवल्स को इस वक्त समझने में। नरेश, क्या रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है? कोई पुल बैक के साइन दिख रहे हैं या फिर बाजार में और गिरावट बढ़ेगी? अगर हम देखें निफ्टी में 17,800 850 एक मेजर सपोर्ट है। इससे पहले जो 18,250 ब्रेक हुआ था उसके बाद का टारगेट भी था, तो वो अचीव हो चुका है, वो जोन आ चुकी है। सेम वे 41,500 टू 41,700 बैंक निफ्टी के लिए दोनों सपोर्ट लेवल्स पे आ गए। फिर अगर हम देखें निफ्टी स्मॉल कैप 100 या बीएसई स्मॉल कैप इंडाइसेस, ये फिर से सितंबर लो के पास आ चुके हैं, जो करेक्शन जो स्विफ्ट हुई है लास्ट 3-4 दिन में। और डिफरेंस ये है कि निफ्टी 17,800 पे है और ब्रॉडर मार्केट 16,800 पे ऑलरेडी आ चुका है। काफी ओवरसोल्ड है ब्रॉडर मार्केट कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी जस्ट ओवरसोल्ड के पास आ रहा है। ओवरऑल मानना ये है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड शिफ्ट हो रहा है बाइंग की तरफ, बट बाइंग मोर स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, क्योंकि इंडेक्स में अभी भी ओवरसोल्ड जोन्स में एग्जैक्टली नहीं पहुंचा है। ओवरऑल मानना यह है कि स्टॉक स्पेसिफिक फिर से बाइंग शुरू करनी चाहिए स्लोली एंड स्टेडीली। स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग स्लोली एंड स्टेडीली कर ली है। कॉशियस नजरिया आपका हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे में स्टॉक्स बताइए, आप सही लेवल्स आने पर ही व्यूवर्स से हिदायत होगी खरीदेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त? दो स्ट्रक्चरल स्टॉक्स पे फोकस करूंगा। सबसे पहले एक बाई रहेगा भारत फोर्ज पर, जहां पे एक रीटेस्ट आ रहा है ब्रेकआउट का 820 टू 840 जोन में। यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन रहेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा 800 पे और टारगेट होगा फिर से एक नया हाई बन सकता है यहाँ पे 900 टू 950 का। दूसरा होगा L&T, जिसमें एक अच्छा करेक्शन आया 2000 टू 2050, एक रीटेस्ट पॉइंट है लास्ट ब्रेकआउट का। यहाँ पे भी अपसाइड फिर से नया एक हाई बन सकता है, तो ये एक है जो रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स है थोड़े टाइम स्केल पे। कैपिटल गुड सेगमेंट में ये दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं और ये फोकस में रहेंगे। ठीक है नरेश, एक ना मैं आपसे एक इन्वेस्टर वाला क्वेश्चन पता करना चाहता हूँ। आपकी इन्वेस्टर साइकोलॉजी भी आप थोड़ा हमको गाइड कीजिएगा इस मामले में। से मान लीजिए कोई आदमी बैठा था कुछ फंड्स लेके और ये वेट कर रहा था कि बाजार के अंदर गिरावट आएगी। उसने 18,500 भी देखा, 600 भी देखा, बहुत लियर हुआ, लेकिन उसने पैसा लगाया नहीं। क्या वो अपना एक बड़ा हिस्सा बाजार के अंदर बतौर एज एन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाए, या फिर उसको 200-300 पॉइंट की गुंजाइश और दिखती है कि वो 200-300 पॉइंट और नीचे जाके पैसा लगाए? अगले 200-300 पॉइंट में जरूरी नहीं है कि स्टॉक भी नीचे आए। मेरा मानना यह है कि अगर स्टॉक्स हम देखें तो 16,800 के लेवल के आसपास आ चुका है। तो अगर हम निफ्टी स्पेस हटा दे तो ब्रॉडर मार्केट ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे है। 15,500 जो बॉटम बना था 15,000 15,500, वहां से अगर 16,800 ले और ऊपर से 18,800 से, तो बीच मिडिल पॉइंट एक रिट्रेसमेंट अच्छा हो चुका है। अगले 200 पॉइंट का टाइमिंग ना करने जाए, क्योंकि अगले 200 पॉइंट में शायद जो स्टॉक आपको खरीदने वो लो ना करे और निफ्टी शायद से 100 पॉइंट नीचे चला जाए। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ बाइंग करना है, अगर पूरा नहीं करना है तो 50% तो अभी कर लेना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। स्टैगर में आपको यहाँ पर अप्रोच रखनी पड़ेगी। ठीक है नरेश, शुक्रिया ये एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। चलिए, इस बीच प्राइमरी मार्केट में जबरदस्त एक्शन है। आज भी आपने देखा एक नए 2 आईपीओस की लिस्टिंग हुई और नए आईपीओस भी खुले हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, ये एक नया आईपीओ आना है और इसका इशू ओपन है। इसी की मैनेजमेंट हमारे साथ बनी हुई है। हमारे साथ CMD मिस्टर कर्नल डेविड देवसहायम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कर्नल ET Now स्वदेश पर। क्योंकि आज से आपका आईपीओ खुल रहा है, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे आपसे मिस्टर देवसहाय कि आप इन फंड्स का क्या यूज करने वाले हैं, क्या किस तरह के डेट्स की क्या पोजीशन है बुक्स पर? जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी की यूएसपी ये है कि 17.5 साल पहले 2005 में मैंने कैप्टन गोपीनाथ साहब जिन्होंने डेकनेयर शुरू किया था, उनसे इंस्पायर होके रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, जो रिटेल कैश मैनेजमेंट में आज मेजॉरिटी शेयर लेके सबसे लीडिंग कंपनी है, उसका प्रारंभ किया। और हमारी जो यूएसपी ये है कि करीबन 21% हमारा जो वर्कफोर्स है, हमारे कर्मचारी, वो एक्स सर्विस हैं और एक्स सर्विस ऑफिसर्स और जवान जो है हमारे पास काम करते हैं।
और इसीलिए क्योंकि पब्लिक मनी हम हैंडल करते हैं और 13,000 से ज्यादा पिन कोड में, हमारे देश में 18,000 पिन कोड हैं, 13,000 से ज्यादा पिन कोड में काम करते हैं और वहां पब्लिक जो है पूरे भरोसे के साथ हमें अपना जो है कैश हैंड ओवर करते हैं। तो हमारा हार्डवर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और इस सब के साथ में हमारी फ्रूगैलिटी भी है और इसीलिए कंपनी जो है उसमें एक्सपेंडिचर कम है और पूरी इंडस्ट्री में हमारे बेस्ट आरओई और आरओसी नंबर्स हैं और ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अभी आपके सवाल तक मैं कहना चाहूंगा कि जब ये 60 करोड़ जो हम फ्रेश इशू रेज कर रहे हैं उसमें 20 करोड़ जो है वर्किंग कैपिटल के लिए है। हर एक दिन जो है हम 400 से 500 करोड़ मूव करते हैं और दूसरे दिन इसमें जो नेटवर्क कैश मैनेजमेंट का हिस्सा है उसको हमें फंड करने की जरूरत पड़ती है। कभी लिंक फेलियर होता है और इसीलिए कुछ बफर कैश हमारे पास होना जरूरी है। दूसरे जो दो ल्यूक्रेटिव या जो अच्छे बिजनेस सेगमेंट्स हैं, डे जीरो फंडिंग जिसे कहते हैं, जिस दिन पिकअप करते हैं उसी दिन हम उसको फंड करते हैं, या कैश डिलीवरी, ये दोनों प्रोडक्ट्स के लिए कुछ कैश की आवश्यकता है। इसीलिए 20 करोड़ हमने वर्किंग कैपिटल रखा है। करीबन 24 करोड़ हमने जो है 200 गाड़ियां खरीदने का सोचा है और इन्वेंट्री में हमारी 200 गाड़ियां होंगी। अभी तक जो है हम सिर्फ असेट लाइट थे और लीजिंग में हम विश्वास करते थे, लेकिन ये गाड़ियां हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि काफी नया बिजनेस आ रहा है और अचानक जो है गाड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए सेक्टर रिजर्व्स के तौर पर और उसके अलावा एडहॉक हायरिंग के लिए जो गाड़ियां चाहिए, इसके लिए हमने सोचा और बोर्ड में फैसला लिया कि कुछ गाड़ियां हमारी अपनी इन्वेंट्री में होनी चाहिए और बैलेंस अमाउंट जो है वो जनरल कैपिटल पर्पस के लिए हमने रखा हुआ है। बिल्कुल। मिस्टर देव सहायम जी, गुड आफ्टरनून। कैश रिटेल मैनेजमेंट सर्विसेज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मुहैया कराते हैं और इसमें आपकी कंपनी मार्केट लीडर मानी जाती है। आपके क्लाइंट पोर्टफोलियो को मैं देख रही थी, मेजर बैंक्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, डॉयशे बैंक, HDFC बैंक। क्लाइंट एडिशंस पर आपने क्या विचार किया है? आने वाले दिनों में क्लाइंट एडिशंस को लेकर क्या कुछ प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज बनाकर चल रहे हैं आप? ये अच्छा सवाल है। बैंक्स के जो हैं, बैंक्स हमारे क्लाइंट्स हैं, जितने भी जो फॉरेन मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सभी हमारे साथ हैं। पब्लिक सेक्टर में SBI जो सबसे बड़ा बैंक है वो हमारे साथ है और हमारा नंबर 2 रेवेन्यू जो महीने का आता है वो SBI से आता है और उनके अपने एंड कस्टमर्स हैं। और आप कोई भी नाम सोच लीजिए जो रिटेल में है या ई-कॉम में है, ई-कॉम लॉजिस्टिक्स में है, माइक्रो फाइनेंस में है, NBFC में है, वो सब हमारे कस्टमर्स हैं। और हम चाहते हैं कि आगे जो है हम और देख भी रहे हैं, जब हमने DRHP फाइल किया था हमारे करीबन 2,700 एंड कस्टमर्स थे। आज जो है वो बढ़कर 3,200 एंड कस्टमर्स हो गए हैं। तो एंड कस्टमर्स में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जो एक खास खासियत हमारे बिजनेस की ये है कि हर एक जो एंड कस्टमर है उसके अपने ग्रोथ प्लान हैं और अगर उन्होंने 200 पॉइंट के साथ हमारे साथ शुरू किया है 2012 में या 2014 में, आज वो 2,000 पॉइंट कर रहे हैं आउटलेट्स। तो इस प्रकार से उसी प्रकार रिटेल कस्टमर्स, अभी आजकल हमारे देश में जो है 15 से 20% ऑर्गेनाइज रिटेल है और ये काफी तेजी से बढ़ रहा है और हर एक ऑर्गेनाइज रिटेल प्लेयर जो है वो एक रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विस कंपनी की जरूरत पड़ती है उनको कैश मैनेजमेंट करने के लिए। तो इस प्रकार से बढ़ोतरी हो रहा है। आपको एक इंडिकेशन के तौर में मैं कहना चाहूंगा कि जब DRHP हमने फाइल किया हमारे 42,000 आउटलेट्स थे। आज जब RHP फाइल हुआ हमारे पास 55,000 पॉइंट्स हैं, 55,000 पॉइंट्स, यानी 13,000 पॉइंट्स की बढ़ोतरी ये पिछले 12 महीने में हुई है। तो करीबन 1100 पॉइंट एक महीने में बढ़ रहा है और ये ट्रेंड जो है आगे तक इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। पॉइंट टेकन सर। मैं वैसे पूछने वाला था कि आप सरकारी बैंकों से क्यों नहीं बातचीत करते, आपने खुद ही बता दिया SBI आपका बड़ा क्लाइंट है। खैर ये तो क्वेश्चन ही वैलिड नहीं हुआ। अब मेरा सर दूसरा क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आप सर्विसेज से जुड़े हुए हैं तो टिपिकली क्या होता है ना, सर्विसेज में मार्जिन जज कर पाना बड़ा मुश्किल है। फिजिकल चीज होती है ना, पता होता है, सर्विसेज के मार्जिन जज कर पाना बड़ा मुश्किल है। आपकी कंपनी का, आपकी सर्विसेज का मार्जिन कितना है सर, और ये बढ़ता घटता कैसे है?
हाँ, एक तो मैं अभी आपको जो फर्स्ट क्वार्टर 22-23 का जो है, जिसमें जो हमने आरएफपी फाइल किया है, उसमें हमारा रेवेन्यू 84 करोड़ है। पिछले 2 साल के ऊपर जो है कोविड का असर हुआ था, कोविड फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का। और फर्स्ट क्वार्टर जो 2022 में हमारा करीबन 58 करोड़ का रेवेन्यू था फर्स्ट क्वार्टर में, वो अभी बढ़कर 84 करोड़ हो गया है। और हमारा एबिटा परसेंटेज जो है वो 25.5% है और पैट मार्जिन जो है 18.1%। मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्यों होता है। ये ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से होता है। अभी जैसे हम लोग 13,000 से ज्यादा पिन कोड में तैनात है हमारी कंपनी, वहां से पिकअप्स हो रहे हैं और ये 5,300 लोकेशंस के ऊपर जो है ये बिजनेस चल रहा है और 55,000 पॉइंट्स हमारे हैं। तो आपको एक मैं मिसाल देना चाहूंगा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। 2014 में एक पेट्रोल बंक था और हमारी गाड़ी जो है वो करीबन 18 किलोमीटर का रास्ता जो है तय करके उधर से कैश पिकअप करके वापस आके बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते थे। आज वही 2022 में उसी रूट के ऊपर 29 पॉइंट हैं दोनों तरफ और ये अलग अलग बैंक से है। तो वही रूट है, वही कार्रवाई है और वही रिसोर्स जो है इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर बिजनेस इस प्रकार से बढ़ गया है। और यही जो ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से, हालांकि हमारे रेट्स जो है बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, इसके बावजूद इस प्रकार का जो है ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी हमारे कंपनी में बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज समय देने के लिए मिस्टर देव सायम, और विश यू लक फॉर दिस आईपीओ। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। चलिए बाजार पर एक बार फिर से रुक करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गिरावट तो लगातार आपको बाजार में तो एक बड़ा दबाव आज दिख भी रहा है और बड़े सपोर्ट इस वक्त अगर ढूंढने की कोशिश की जाए सो इमीडिएट आपके लिए कहाँ होने चाहिए। आपने खरीदारी, आपने बिकवाली की राय ज्यादा दी आज, शॉर्ट साइड पर आपने ज्यादा बताया आज राजेश, लेकिन एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स ऐसे भी देखें जहाँ जो साइंस दिखा रहे थे स्ट्रेंथ का, लेकिन आज पूरा सेंटिमेंट ही इस तरह का हावी था कि बाजार में वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इस वक्त रिलायंस की पोजीशनिंग कैसी दिख रही है? बहुत उम्मीद थी कि शायद रिलायंस आज इंडेक्स मैनेजमेंट का काम कर सकता है, इंडेक्स को ऊपर ला सकता है और दूसरा हैवीवेट एचडीएफसी बैंक भी परफॉर्म कर सकता है। दोनों से ही आज निराशा झेलनी पड़ी। राजेश। नहीं, बिल्कुल आज लीडरशिप पूरी मिसिंग है और अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है और इस तरीके के माहौल में जो स्टॉक स्टैंड आउट करते थे वहां पे भी एक सप्लाई प्रेशर यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो रिलायंस में आज की सेलिंग काफी सिग्निफिकेंट है और आज के फॉल के बाद स्टॉक में अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन में दिख रहा है कि तीनों ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज, तीनों ही मूविंग एवरेज का आज एक साथ ब्रेकडाउन यहाँ पे रिलायंस के सेटअप पे बनते हुए दिखा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से भी। और अब जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक ने 2550 जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था उसके नीचे अब फिसल गया है, तो हमें लगता है जब तक अब 2555 के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं आएगा रिलायंस ये अंडर सप्लाई ही रहेगा। और नीचे के जो लेवल अब खुल चुके हैं इसके लिए वो है करीब 2440 की तरफ, जो कि इसके लो बने थे, हमने अक्टूबर में देखे थे, तो वहां तक भी हमें लगता है कि ये फिसलते हुए दिख सकता है। तो 2555 के नीचे हमारा व्यू अब नेगेटिव है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट टर्म नियर टर्म के हिसाब से, और 2440 तक की डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। वही रहे देखें हम अगर एचडीएफसी बैंक जो कि बैंकिंग लार्ज कैप में एक होल्ड आउट करते हुए दिख रहा था, वो स्टॉक में भी अगर देखें तो एक इसका जो मल्टीपल सपोर्ट एरिया था ऑलमोस्ट अराउंड 1600 के आसपास, 1610 के आसपास, वो लेवल का भी ब्रेकडाउन आज होते हुए दिखा है। तो यहाँ पे भी बिकवाली जरूर आई है, लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक को देखें तो स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। बट मार्केट में जिस तरीके की सेलिंग है उसका असर यहाँ पे भी आते हुए दिखा है। थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अगर थोड़ी गिरावट यहाँ बढ़ती है तो हमें लगता है कि 1560 ये इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के लिए, एचडीएफसी बैंक के लिए, वो लेवल पे एक बार वापस रिव्यू करना चाहिए। वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जैसा काम कर सकता है। 50 दिन का मूविंग एवरेज वहीं पे ऑलमोस्ट आते हुए दिख रहा है, तो हम 1560 का वेट करेंगे। अगर बाय भी करना है तो अभी यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं है।
करते करते आपके साथ 17,800 के नीचे फिसल चुका है निफ्टी। इस वक्त अगर आप देखें 17,786 के स्तर पर बिकवाली का दबाव गहराता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से नीचे के लेवल्स खिसकते हुए 17,750 के स्तरों का वॉच आउट करना होगा, और वो लेवल्स भी दिख जाए तो 17,350 के लिए भी दरवाजे खुलते हुए दिखेंगे। बिकवाली जो है वो और ज्यादा गहरा सकती है, एंटिसिपेशन ये लगाई जा रही है। ऐसे में मार्केट के हीट मैप में 2 या 3 स्टॉक्स में एक स्टॉक कोटक महिंद्रा भी था जो कि बाजार को संभालने का काम इस भारी बिकवाली भरे बाजार में कर रहा था। लेकिन इस वक्त अगर हीट मैप देखेंगे निफ्टी 50 के सारे 50 स्टॉक्स में बिकवाली है। वॉश आउट यहाँ पर हर स्टॉक में गिरावट के साथ ट्रेड। मेहुल, राजेश जी ने तो बैंक्स पर अपना एक सेल कॉल दिया और बैंक्स पर इस वक्त स्ट्रैटेजी भी सुझाई। आप कोई बैंक्स पर अपनी राय देना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करने वाले बैंक्स जो थे वो भी पिछले इनफैक्ट इसी हफ्ते में जो वॉश आउट झेल रहे हैं, सारे के सारे अच्छे खासे नेम्स बीट बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बिकवाली, और अनुमान यही है कि जो लेवल्स हैं उनसे भी ज्यादा गिरावट दिख सकती है यहाँ पर। जी हाँ मानसी जी, देखिए मैं एक बैंक की बात करूंगा, वो है एक्सिस बैंक। अगर आप देखें तो जरा सा भी इसमें करेक्शन नहीं है। सो एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ा आउट परफॉर्मर है और इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। बट जिसमें स्ट्रेंथ दिख रही थी, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी था, उसमें सबसे बड़ा फॉल आया पिछले 2 दिन में। तो सिमिलर काइंड ऑफ करेक्शन एक्सिस बैंक में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर किसी के पास अगर डिलीवरी बची है या ट्रेडर है जिसको लॉन्ग्स में प्रॉफिट आ रहा है बिकॉज काउंटर बहुत ही आउट परफॉर्म किया है, तो उसको मेरी सलाह रहेगी प्रॉफिट बुक कीजिए। कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ पर 906 के आसपास शॉर्ट भी कर सकता है इसको। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 930 का, एंड आई फील यहाँ पर 850 या 860 तक के लेवल, जिसमें 860 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले फॉल में, जो कि बैंक निफ्टी में आएगा और 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। सो एक्सिस बैंक ऐसा एक काउंटर है जहां पर एक करेक्शन ड्यू है और ये करेक्शन आता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, मार्केट के अंदर गिरावट तो खैर है अपने चरम पर, इसमें आज कोई दो राय नहीं है कि आज 17,800 भी बच जाए तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि मार्केट की जीत हो सकती है। तो बाजार में कोरोना का जो डर आया, उस डर ने क्रैक किया। हालांकि आज कोरोना को लेकर कोई वैसी बड़ी खबर नहीं आई है, ना तो सरकार के हवाले से आई है, ना ही कहीं बाहर से आई है, ना ही हमने भी कहीं टिकर के अंदर कोई बहुत बड़ी बड़ी खबरें चलाई हैं इसको लेकर। तो कोविड एक ट्रिगर साबित हुआ, लेकिन उसके बाद जो मार्केट की गिरावट है वो पोजिशनली आपको साफ साफ देखने को मिल रही है। 17,800 के नीचे एक बार हमने डिप करने के बाद अभी डॉट 17,800 के आसपास ही चल रहे हैं। खैर, इस समय के मार्केट के अंदर थोड़ा पैनिक नहीं करना चाहिए। इस समय आपको थोड़े सूझबूझ वाले फैसले लेने चाहिए और रुक जाना चाहिए देखने के लिए, और ये सुनना चाहिए कि समझदार लोग जिन्होंने बाजार के अंदर बहुत अच्छा पैसा बनाया, डिसिप्लिन रखते हैं, वो इस समय क्या कह रहे हैं। मिस्टर वैद्य भी इसमें से एक है, वीरेंद्र वैद्य, और उनसे बातचीत के हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने एक चंक उनका भी आपके सामने रखते हैं। गुड कंपनीज आर नॉट गुड इन्वेस्टमेंट्स। नॉट ऑल गुड कंपनीज। हाँ, मतलब वही है जो आपकी जो जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं। तो एक तो कंज्यूमर स्टेपल हो गया, और क्या है आपके हिसाब से? ये सेक्टर था जो न्यू एज कंपनीज बोलते हैं, जहाँ पे वैल्यूएशन, काफ़ी सारे बिजनेस अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ही एक्सेसिव थे, जो अब करेक्ट होना शुरू हुए हैं। तो वहाँ पे शायद 2023 में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि पहले यूफोरिया था, अब ऑलमोस्ट डिप्रेशन है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक एरिया है जो हेटेड है, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर मैं एक पुरानी बातों को याद करूं और नर्सरी राइम्स की बात करते हैं, तो एक हम बोलते थे खुल जा सिमसिम। तो हिरेन वेद के पिटारे में 2023 के लिए क्या, अगर हिरेन वेद खुल जा सिमसिम बोलेंगे तो कौन से शेयर निकलेंगे उसमें से? खैर, टॉप 3 होल्डिंग्स, टॉप 5 होल्डिंग्स। खुल जा सिमसिम का तो ऐसा है कि हमको भी नहीं पता उसमें से क्या निकलेगा। बट विदाउट गेटिंग इनटू इंडिविजुअल नेम्स, मुझे ये लग रहा है कि अभी भी कि इंडिया, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की थीम काफ़ी चलेगी। 10 साल से कुछ हुआ नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग हालांकि बहुत ही बड़ा थीम है। उसके अंदर ऑटो एंसिलरी भी आएंगी और डिफेंस भी आएगा और रिन्यूएबल एनर्जी भी आ सकता है,
ऑटो कंपोनेंट्स भी आ सकता है, काफ़ी सारा स्पेशलिटी केमिकल्स भी आ सकता है, बट वहाँ पे हमें जाके इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढने होंगे। तो बिल्कुल हिरेन वेद भी हमें यही बात करते हुए कि आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स खेलना होगा और अब भी सिर्फ स्टॉक पिकिंग की मार्केट हो गई है। खैर आज और कल इस हफ्ते तो बाजार पर डर और सेंटिमेंट ज्यादा हावी दिखते हुए दिखाई दिए, लेकिन अगर ऐसे में ये क्लाउडी मोमेंट्स हटते हैं तो कहाँ पर सनशाइन और ब्राइटनेस दिख सकते हैं, यानी कहाँ पर आपको ग्रीन शूट्स दिख सकते हैं? क्या राजेश आज BTST के ट्रेड्स तो कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पर STBT भी तो बहुत रिस्की हो गया। अगर 17,800 एक बड़ा सपोर्ट जोन भी है और बाजार आज उससे सपोर्ट कर लेता है, तो क्या पुल बैक के चांसेस दिखते हैं मंडे से? क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट US फ्यूचर्स को भी देखें तो वहां पे भी मिक्स सिग्नल्स हैं। डाउ और नैस्डैक आप दोनों देखें तो कोई बड़ी डीप रेड में नहीं दिख रहे हैं आपको। नहीं, देखिए BTST और STBT दोनों ही रिस्की है, क्योंकि जिस जोन पे हम ट्रेड कर रहे हैं तो बेटर ये रहेगा, स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जो इंट्राडे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले उसी को ट्रेड करें। क्योंकि अब देखिए कैश सेगमेंट में तो जब तक बाइंग यहाँ पे इमर्ज नहीं होगी या सस्टेन्ड बाइंग इमर्ज नहीं होगी, जब तक इंडेक्स एक कंफर्ट जोन में नहीं आएगा, और इंडेक्स का कंफर्ट जोन यहाँ से काफी दूर है, जो कि 18,100 200 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जब तक उसके ऊपर नहीं आएगा तो वो कैश मार्केट में भी सस्टेन्ड बाइंग नहीं होगी। और F&O में हम एक्सपायरी वीक की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में, तो वहां पे तो जरूर अभी यहाँ पे रोल ओवर का प्रेशर भी रहना है, और बहुत सारे स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप भी बन गए हैं पिछले 2-3 सेशन में, तो वहां पे एक अलग प्ले होते हुए दिखने को मिलेगा। और जिस तरीके से कहीं भी किसी भी सेक्टर में कहीं भी हम देखें हमारे मार्केट में, तो कहीं भी लीडरशिप अब यहाँ पे नहीं दिख रही, सभी सेक्टर में बिकवाली बनी है। तो BTST STBT दोनों ही अवॉइड करेंगे, और अब हम वापस मंडे को फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करेंगे मार्केट के डायरेक्शन को देख के। बट अभी भी व्यू नेगेटिव ही है, जब तक हम 18,100 के ऊपर नहीं आएंगे तो अपॉर्चुनिटी हम शॉर्ट साइड की ढूंढेंगे कि कहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। तो वीकेंड पे हम यहाँ पे कोई पोजीशन अभी कैरी नहीं करेंगे, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, जो भी ट्रेड्स है इंट्राडे बेसिस पे स्क्वायर करके जाएंगे। ऑल्सो ट्रेड, और ये एक सही स्ट्रैटेजी है क्योंकि बाजार में इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है काफी ज्यादा कंटिंजेंट है। ये बाजार किस तरफ मुड़ेगा, क्योंकि बिकवाली जो है वो ज्यादा हावी हो रही है, और पूरे हफ्ते के जिस तरह के यहाँ पर सेंटिमेंट्स नजर आए हैं, चाइना कोविड कंसर्न इतने बड़े भी नहीं है कि भारतीय बाजार इतना रिएक्ट करे, लेकिन ओवरबॉट सिचुएशन इतनी हो चुकी थी, एक बहाना चाहिए था और मार्केट्स उसी बहाने पर इस वक्त रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल सिर्फ आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधें और इस वक्त मार्केट्स को सिर्फ वॉच आउट कीजिए। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उन्हें एक बार वॉच आउट कीजिए, और ये समय तो सिर्फ और सिर्फ बाजार की स्थिति को समझने का ही है। लेकिन ऐसे में कई सारे स्टॉक्स हैं जो बिकवाली झेल रहे हैं, और सीमेंट पैक पर मेहुल आपसे राय जानना चाहूंगी। अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया सीमेंट, इन तमाम के फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव यहाँ पर हावी होता हुआ दिख भी रहा। सीमेंट के लिए कैश मार्केट में या फंडामेंटल नजरिया भी अगर देखें तो कह सकते हैं कि प्राइस हाइक के ट्रेंड से ये बदलकर प्राइस डिक्रीज का ट्रेंड भी आता दिखा। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में प्राइस डिक्रीजेस भी हमने देखे हैं, तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी यहाँ पर एक तरह से टूटती नजर आ रही है, और सीमेंट के स्टॉक्स जो है वो भी बिखरते हुए दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कॉल के लिहाज से कई सारे सीमेंट स्टॉक्स हैं जिन पर बातचीत की जाती है, लेकिन कोई ट्रेड अगर आप ऑप्शंस में अगर देना चाहें बिकवाली का दबाव देखते हुए? देखिए मानसी जी, ऑप्शंस में तो नहीं, बिकॉज सी ओवरनाइट F&O में कोई भी पोजीशन फिलहाल कैरी नहीं करनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है सीमेंट पैक में इंडिया सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जिसमें सबसे ज्यादा करेक्शन आ गया। इनफैक्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर था, और करेक्शन के बाद आज 9% के ऊपर का करेक्शन आ गया। तो ये एक काउंटर को, इसको और अंबुजा को ध्यान में रखना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों ही स्टॉक्स एक्यूमुलेशन जोन के पास आ रहे हैं, बिकॉज आप देखिए कि इंडिया का जो डेवलपमेंट स्टोरी उसमें सीमेंट का सबसे बड़ा हाथ रहेगा, और फंडामेंटली सारी बहुत ही स्ट्रांग है, राइट। तो यहाँ पर दोनों ही कंपनी यानी कि इंडिया सीमेंट और अंबुजा सीमेंट ऐसे जोन पर है जहां पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज अच्छा खासा ऊपर से देखा जाए तो करेक्शन आ गया। इनफैक्ट 20% के आसपास का करेक्शन आ गया, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कैश में बाइंग है। F&O को स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। अभी आप स्ट्रिक्टली ओके, ठीक है, F&O को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है इस समय। कैश के अंदर आप देख के चलें, वैसे भी लिवरेज ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर चेक करके आप ट्रेड लें यहाँ पे। तो मेहुल एक चीज़ फिर आप मेरे को बताइए, कुछ बड़े शेयर्स को प्लस कर सकते हैं किश्तों में,
जैसे कि मैं तो दो ही नाम लेता हूँ, एक L&T और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम लेते हैं। ये किश्तों में ले रहे हैं इसको भी। मान लीजिए आपने कहा जैसे फ्यूचर्स मत लो, वो तो लॉट में आएगा, कैश में लेना है, तो कैश में हम 20-20, 30-30% करके 2-4 बड़े नामों में पैसा डाल दें अभी। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस, एग्जाम्पल के लिए L&T। देखिए डिम्पी जी, स्ट्रक्चर वाइज अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि एक बार के लिए L&T से ज्यादा अच्छा रिलायंस है। रिलायंस आप बेशक 20% करके एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कुछ आईटी स्टॉक्स ऐसे हैं, कुछ मैं कह रहा हूं जैसे कि इन्फोसिस या TCS है, ऐसे कोई स्टॉक है जो हैवी वेट है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, उस पर भी आप धीरे धीरे बाइंग शुरू कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कुछ फार्मा स्टॉक्स ऐसे हैं। देखिए फार्मा इसीलिए मैं नहीं कह रहा कि कोविड के चलते हमने ये कोविड के न्यूज आने से पहले हमने हमारा एक फार्मा बास्केट लॉन्च किया था, तो फार्मा स्टॉक्स जो हैं बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है। स्टॉक्स लाइक बायोकॉन है, औरो फार्मा है, स्पेसिफिकली बायोकॉन, तो ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे रेट पर है। तो ये सारे स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए और 20% करके एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। बैंकिंग स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए बिकॉज बैंकिंग में अभी भी करेक्शन ड्यू है। मुझे ऐसा लग रहा है एक 10-15% का और करेक्शन आ सकता है। बैंकिंग में और करेक्शन आ सकता है, फार्मा स्पेस चल रहा है, लेकिन ऐसे में कुछ स्टॉक्स क्या वैल्यू जोन में दिख रहे हैं कहीं पर, तो आपको लगता होगा राजेश की इन लेवल्स काफी अट्रैक्टिव है। अदानी एंटरप्राइज को आप देखें, आज भी आपको 6% की गिरावट देखने को मिल रही है, 3600 के पास से दिख रहा है। क्या ये इस जोन में है कि थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन करी जा सकती है या फिर और फर्दर नीचे मिल जाएगा? देखिए काफी हाई बीटा स्टॉक है और जिस तरीके के यहाँ पे वीकली चार्ट बने ऑलमोस्ट देखें तो इस वीक में ही देखें तो ऑलमोस्ट 9% के आसपास की गिरावट है। और अगर इसके वीकली सेटअप को एनालाइज करें तो ये 6th वीक था जहाँ पे स्टॉक में अगर हम देखें तो 4150 जो कि इसके लिए पिछले 4-5 वीक का एक रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर जरूर गया था एक बार, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब नहीं रहा। तो अब ये अगर हम इसको एनालाइज करें तो नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक में जो सप्लाई आज बना है उसमें 50 डे मूविंग एवरेज भी निकालता हुआ दिख रहा है लोअर साइड पे। तो हमें लगता है कि अगर ये 3740 के नीचे रहा तो फिर नेक्स्ट इसका लोअर साइड का लेवल बन सकता है, जो कि इसमें 3500 और 3450 तक की डाउन साइड ओपन होते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट जिस तरीके का मार्केट का माहौल है और जिस तरीके से स्टॉक्स में सारे स्टॉक्स में जहाँ पे एक अच्छे गेन हमने पिछले कुछ महीनों में देखे थे, वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग, एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग जिसको कहना चाहिए, वो दौर देखने को मिल रहा है। और एक फियर जो माउंट हो रहा है कोविड का, उसके चलते सारे स्टॉक्स में एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो हमें लगता है थोड़ा वेट करें, जल्दबाजी ना करें ये स्टॉक को भी बाय करने के लिए। हमें लगता है थोड़ा मार्केट सेटल डाउन होगा, उसके बाद ही यहाँ पे वापस व्यू लेना चाहिए, बाय करना है या वेट करना है अभी और चलती हुई। और इनफैक्ट बाजार के सेंटिमेंट्स को इस वक्त देखते हुए कॉशियस नजरिया तो अपना कर चलना ही होगा, क्योंकि 17800 से 18800 तक के लेवल्स में जाने में निफ्टी को करीब 40 दिन लगे थे, तो 18800 से 17800 के लेवल सिर्फ और सिर्फ पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने दिखा दिए। तो क्लियरली कोरोना का डर कह सकते हैं कि देशवासियों को नहीं है, लेकिन मार्केट को कोरोना जरूर हो गया। और ऐसे में परफॉर्मिंग स्टॉक्स में निवेश का नजरिया अगर गिरावट और ज्यादा हावी होती है तो जरूर बनाकर चलना चाहिए। डिफेंस प्लेज मेहुल, इससे पहले मुझे आपकी एक बात याद आ रही है, एक दिन आप फ्राइडे बोल रही थी थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आई थिंक आज आपको फिर कहना चाहिए थैंक गॉड इट्स फ्राइडे कि बाजार बंद हो। आई नो, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और सोमवार को कोई ना कोई सेंटिमेंट्स ऐसे दिख जाए प्रियंका, या तो कहें कि ग्लोबल मार्केट से कुछ ऐसा आ जाए जो कि भारतीय बाजार को भी संभाल ले, क्योंकि इस वक्त भारतीय बाजार बिल्कुल मूड में नहीं लग रहे हैं। कोविड का डर है और इस वजह से सेंटिमेंट्स जो इतने खराब होते हुए। मेहुल, परफॉर्मिंग स्टॉक्स की लिस्ट आपके पास कोई, या फिर कोई स्टॉक इस वक्त जो आपकी तरफ से सुझाना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स हैं, कई सारे सेक्टर्स भी हैं। डिफेंस की हम बात करते रहते हैं लगातार, डिफेंस क्षेत्र में काफी कुछ हुआ है, काफी डेवलपमेंट भी, और इनसे जुड़े स्टॉक्स जो हैं उनमें भी गिरावट पर खरीदारी के मौके लगातार मिलते रहते हैं। इस गिरावट को एक खरीदारी का मौका माना जाए? देखिए पहले तो मानसी जी, मैं कहूंगा कि जैसा आप लोग ने कहा कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, प्रॉब्लम ये हो जाती है मार्केट में कि हमें सिर्फ तेजी देखने की इतनी ज्यादा आदत हो जाती है कि थोड़ा सा भी करेक्शन ट्रेडर्स लोग झेल नहीं पाते। एक्चुअली ये जरूरी था, ये करेक्शन बहुत ही जरूरी था, बिकॉज 21,000 की लोग बात कर रहे थे, वन साइडेड मार्केट चल रहा था और ये होना ही था। ये एक्सीडेंट बहुत ही ऑब्वियस है और ये होना ही था, बिकॉज थिंग्स वर लुकिंग सो ऑब्वियस कि हर कोई 21,000 की बातें करने लग गया था। तो ऐसा नहीं होता, मार्केट इस तरीके से नहीं चलता। तो ये बहुत जरूरी करेक्शन था। अब आ जाते हैं आपके डिफेंस सेक्टर पे। डिफेंस में मुझे बीडीएल बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज क्या है कि करेक्शन के बाद इसने 200 डे मूविंग एवरेज को फिर से रिटेस्ट किया है, तो एक बाइंग जोन है।
200 मूविंग एवरेज एक सेंटिमेंटल प्ले करता है, तो यहाँ पर 823 824 के आसपास है, तो एक बड़े स्टॉप लॉस से या थोड़े बड़े टाइम फ्रेम से यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि 750 या 700 तक के जोन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड जोन है, और अपसाइड में फिर से 1000 या 1100 के लेवल्स आने वाले 3 या 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो लंबी अवधि के लिए बहुत ही अच्छे रेट पर आ गया बीडीएल, तो बीडीएल पर ध्यान रखें और एक्यूमुलेट कीजिए। चलिए, आप डिफेंस स्टॉक्स की बात तो कर रहे हैं, मार्केट 17,800 को बचाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन डिफेंसिव स्टॉक्स की जहां तक हम बात कर रहे हैं ना, तो सौमित से एक बार हम वापस से कनेक्ट हो जाते हैं। असल में भारत सरकार अपना काम कर रही है, मार्केट को आप अलग तरीके से देखें और ग्राउंड चेक यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो हो रहा है उसको आप अलग तरीके से देखें। एक बार सौमित से जल्दी से कनेक्ट करते हो, जानते हैं कि खबर क्या थी पूरे डिफेंस स्टॉक्स को लेकर। सौमित, बता दीजिए आप। तो अगर आप देखेंगे तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 84,328 करोड़ का जो परचेज ऑर्डर था उसको अप्रूव कर दिया। अब इसमें वो क्या क्या खरीदने वाले हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स आते हैं जिसमें इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स है, लाइट टैंक्स है और मिसाइल सिस्टम है। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस परचेज ऑर्डर से निकल के आई है वो ये है कि 97% ऑफ द जो ऑर्डर्स है वो होम ग्रोन कंपनीज या डोमेस्टिक कंपनीज को दिया गया है। तो करीब 24 अप्रूवल्स आए थे, उसमें से 21 अप्रूवल्स डोमेस्टिक कंपनीज को दिए गए थे और उनका जो ऑर्डर वैल्यू है वो करीब 81,200 करोड़ के आसपास है। तो इस दम पे कौन सी डोमेस्टिक कंपनीज है जो फोकस पे रह सकती है? सबसे पहले भारत फौज आता है क्योंकि उन्होंने रिसेंटली आर्मी को कॉम्बैक्ट व्हीकल सप्लाई किए थे। उसके अलावा एमटार टेक है, पारस डिफेंस है, एस्ट्रा माइक्रोवेव है जो भी मिसाइल सिस्टम में काम आ जाती है। उसके अलावा शिप बिल्डिंग में अगर हम देखें तो कोचिन शिपयार्ड है, मजगांव डॉक है। तो इन सारी स्टॉक्स पे हमें फोकस रखना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट पीएसयूज भी है जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEML। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि करीब पहले तो 84,000 करोड़ का ऑर्डर दे दिया गया है और उसमें से 21 कंपनीज को जो 97% ऑफ द ऑर्डर्स है वो होम ग्रोन या डोमेस्टिक कंपनीज को दिया है। तो काफ़ी आत्मनिर्भर हो रहा है भारत और काफ़ी मेजर पोर्शन ऑफ द ऑर्डर जो है वो इंडियन कंपनीज को अब मिल रहा है डिफेंस के सेक्टर से। शुक्रिया सुमित, ये न्यूज़ भी हमें समझाने के लिए। तो डिफेंस स्टॉक्स को आपको नज़र में रखना है, ये बड़ा ट्रिगर भी है जो सुमित बता रहे हैं परचेज एग्रीमेंट्स का। लेकिन आज बाजार में दिन भर सिर्फ और सिर्फ बिकवाली ही हावी थी। आज लग रहा था सैंटा का कलर बाजारों पर है और वो है लाल निशान। किसी भी सेक्टर से, किसी भी स्पेस से आप जाते समय अब स्ट्रेंथ के साथ जा ही नहीं रहे। इनफैक्ट फार्मा स्पेस जो दिन भर के एटलीस्ट आधे दिन तक आपको इसमें स्ट्रेंथ दिख रही, जिसमें एटलीस्ट हरा रंग दिख रहा था, वो भी अब लाल निशान में स्लिप हो चुका है। और बड़ी जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो सेलिंग आई है, वो आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में ज़्यादा दिख रही है क्योंकि ये वो स्पेसेस हैं जिनमें बड़ी मूव भी आई थी। अगर आज आप इंडेक्स के लिहाज से बात करें कि कौन से स्पेसेस में सेक्टर्स के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो स्पेसेस थे उसमें सबसे ऊपर PSU बैंक्स हैं और उसके बाद आपको मीडिया, मेटल, एनर्जी, कमोडिटीज़ दिखते हैं और फार्मा स्पेस में हालांकि अभी भी स्ट्रेंथ थोड़े से कुछ काउंटर्स से ज़रूर आती हुई दिखाई दे रही है। कैश के कुछ काउंटर्स है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो आपको, FNO में तो सिर्फ आपको 1 या 2 स्टॉक्स ही दिख रहे हैं जिनमें आपको हरा निशान दिखाई दे रहा है, ग्रैन्यूल्स, डिविस्लैब, एबट इंडिया। ये एक आज दिन भर बाजार में हमने एक गैप डाउन देखा, रिकवरी का कोई अटेम्प्ट भी नहीं था बाजार में और ऊपर से नीचे के लेवल करेक्ट होते होते कहाँ 18,200 सपोर्ट की बात थी, 18,000 के पास कल बाउंस लेकर 18,125 तक भी बंद हुआ था बाजार। उम्मीद थी कि वहां से शायद कोई बाउंस बैक हो। 18,000 भी टूटा, 17,900 भी टूटा और 17,800 के पास अब हम हैं। ये एक ऐसा सपोर्ट जोन है जो शायद यहाँ से जितनी रैली हमने देखी है उसकी 50% रिट्रेसमेंट भी है। तो क्या यहाँ से सोमवार के लिए किसी तरह के पुल बैक दिखने चाहिए? इट्स टू अर्ली एंड इट्स टू रिस्की टू से। लेकिन आज बाजार में बड़ी गिरावट कहाँ देखने को मिल रही है? जो बड़ी आपको गिरावट निफ्टी स्टॉक्स में देखने को मिले वो अदानी पैक में सबसे बड़े लूजर्स जो देखने को मिला, अदानी पोर्ट्स टॉप लूजर, मेटल पैक से टाटा स्टील टॉप लूजर 5%, टाटा मोटर्स में 4% की गिरावट, SBI बैंक में 3.5% की गिरावट, मेटल पैक से हिंडाल्को में आपको 3-3.5% की गिरावट, IT पैक में आपको विप्रो जैसे काउंटर्स में गिरावट, रिलायंस अगर आप बात करें तो वहां पर आपको 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट्स तो थमने का नाम नहीं ले रहा, 7% की अब गिरावट हो गई है, अब जो गिरते गिरते हो गई है। इसके अलावा आपको कहाँ पर आज ग्रीन कमजोरी के स्ट्रेंथ के साथ कहाँ बाजार बंद हो रहे हैं? डिविस्लैब हो, सिप्ला हो, ये वो स्टॉक्स हैं जो कोविड पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में हैं, यानी या तो लैब्स, डायग्नोस्टिक्स
हॉस्पिटल्स या फिर वो फार्मा कंपनीज जो कोविड की दवाएं बनाती थी, डिविस लैब, ल्यूपिन, सिप्ला, वहां पर मोमेंटम है। और फार्मा पैक एज अ होल आपको डिफेंसिव बेट के तौर पर भी आज के दिन दिखाई दिया। मिड कैप में कहाँ आज गिरावट देखने को मिली, पूरी सारे ही स्पेसेस से आप देखें तो बड़ी गिरावट है और एक यूनानिमसली हर सेक्टर पर आपको फॉल देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा बड़ा ड्रैगर आज जो मिड कैप में दिख रहा है वो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, 9% की गिरावट। अदानी टोटल गैस, फिर से अदानी पैकेज, पूरे अदानी पैकेज का फॉर्म देखें बड़ी गिरावट है। पोर्ट्स हो, प्राइवेट हो, टोटल गैस हो, इन सब में आपको बड़ी आज गिरावट देखने को मिल रही है। एसीसी अंबुजा हो, इन सब में गिरावट है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 7%। कुछ और स्टॉक्स जो इस हफ्ते में थोड़े चले थे, पिछले 2-3 हफ्तों से जिनमें मूव आई थी, उससे अमरा राजा बैटरी जिससे 4.5% की गिरावट वहां देखने को मिली है। मिड टियर बैंक्स में आप कैनरा बैंक, यूको बैंक, इन सब की बात करें, इन सब में आपको गिरावट देखने को मिल रही है और बढ़ने वाले जो काउंटर्स हैं वो भी आपको सिर्फ यही देखेंगे। अजंता फार्मा, ओलंपिक फार्मा, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, फाइजर और ग्लेनमार्क फार्मा। तो यानी कुल मिलाकर सिर्फ फार्मा और वो डायग्नोस्टिक स्पेस का काउंटर मूव ही रह गई है जहां पर मूव्स है। बैंक स्पेस में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 750 पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर देखने को मिली है। और आप बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वीकनेस जो दिख रही है वो आपको प्राइवेट स्पेस बैंक से देखने को मिल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। आज के दिन में आपको 3% तक के जो पीएनबी जैसे बैंक 3.5%, फेडरल बैंक 3-3.5%, ये वो बैंक्स हैं जिन्होंने इस साल में अब तक सबसे हाईएस्ट गेन भी दिया है। फेडरल बैंक हो, येस बैंक हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, लेकिन अभी वहां गिरावट है। एज कंपेयर वो बैंक्स जिन्होंने कुछ खास रिटर्न दिया ही नहीं था वो कम भी गिरे हैं। तो यानी वो स्टॉक्स जो ज्यादा गिरे हैं, ज्यादा चढ़े थे, वो ज्यादा गिरे भी हैं। ओवर वैल्यूड हो गए थे, वो ओवरसोल्ड भी होते चले जा रहे हैं, वहां पर सोल्ड भी हो रहा है। और ये बैंक्स की स्थिति है। और साथ ही आपको क्लियरली आप देख रहे हैं कि 17,800 एक सपोर्ट, जहां पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो सिर्फ 150 स्टॉक टोटल ओवरऑल बढ़ने वाले हैं, उसके आगे 2000 लगभग स्टॉक्स हैं जो गिरने वाले हैं। तो बेहद खराब एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ब्रेथ बहुत खराब, बड़ी गिरावट आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में देखने को मिली है। और ओवरऑल आज हाईएस्ट सिंगल डे डिक्लाइन भी है बैंकिंग स्टॉक्स का, अगर आप पीछे के कुछ महीनों में देखें तो। ओवरऑल इस पूरे हफ्ते में बाजार अच्छी खासी गिरावट के साथ गिरे हैं। और अब यूएस मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से भी हालांकि इतने बुरे क्यूज नहीं थे, उसके बावजूद भी हम अपने ही रीजंस के साथ अपने ही दम पर ज्यादा गिरे हैं। लेकिन देखना होगा कि अब सोमवार को क्या कोई पुल बैक अटेम्प्ट होता है। 17,800 एक ऐसा जोन है जो 50% रिट्रेसमेंट जोन भी है, जहां से अब बड़े रैली हुई, क्या वहां से कोई बड़ा पुल बैक के साइंस आते हैं? एक्सपर्ट्स तो मानते हैं शायद बाजार इससे गिर सकता है। तो संभल कर ट्रेड करना जरूर होगा। वॉल्यूम्स बाजार में लगातार कम है क्योंकि दिसंबर का महीना है, एफआईज टिपिकली नदारद होते हैं जहां ये एक्शन में नहीं होते और कम वॉल्यूम्स में ट्रेड भी होता है। सो लेट्स होप वी सी अ बेटर वीक, क्योंकि ये अगला हफ्ता इस साल का आखिरी हफ्ता भी होगा। चलिए शो को यही समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, मेहुल, आप दोनों ने हमें समय दिया और आज ये सारी स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की। एटलीस्ट नो ट्रेड जोन भी एक बहुत बड़ा जोन होता है। आज अगर बाजार में किसी को ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी हमने, कम स्टॉक सजेशन दिए, सजेस्ट बाय करने के लिए सजेस्ट किए, तो इसलिए भी क्योंकि आपको बेहतर समय का इंतजार कर लेना चाहिए। एटलीस्ट इतनी वॉलेटिलिटी और रिस्की समय पर आपको स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। जाते जाते फिर से एक बार व्यूअर्स को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड हैव अ नाइस वीकेंड। सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।